ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है? ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, पहले मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ, और आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मशीन लर्निंग का डे 3। ठीक है। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं एमएल में, रिया? जब आप मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक होता है आदित्य, ठीक है, तो उसको पढ़ने के दो तरीके हैं। या तो एक ही बार अच्छे से पढ़ो ताकि नोट्स से रिकैप हो जाए, इजीली समझ में आ जाए, या एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहो, ठीक है, ना कभी रिकैप हो पाए ना कभी नोट्स बन पाए, ठीक है। मशीन लर्निंग आपको यहाँ पर समझना है ताकि आगे का जो फील्ड है पूरा, इस फील्ड में अगर आपको 5 साल काम करना है या प्लानिंग करके आए हैं कि 4-5 साल में इस फील्ड में अच्छे से सेटल हो, तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। इसमें एक्चुअल में प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। खाली वीडियो देख करके समझ के सारी चीजें कवर अप होने वाली नहीं होंगी, इसमें टाइम देना पड़ेगा आप लोग को, डेली का 1 घंटा एटलीस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक। तो अभी तक हमने मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि मशीन लर्निंग हमारा क्या होता है, ठीक है। मशीन लर्निंग के एमएल के हमने टाइप्स देख लिए, सुपरवाइज पढ़ा था, अनसुपरवाइज हमने देखा था। सुपरवाइज के अंदर भी हमारे पास फर्दर डिवीजन थे, है ना। सुपरवाइज में हमने रिग्रेशन प्रॉब्लम अलग पढ़ा था, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था, क्लासिफिकेशन भी अलग तरीके से थे, बाइनरी क्लासिफिकेशन अलग था, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन अलग था। हमने थोड़ा डेटा के बारे में जाना था कि न्यूमेरिकल डेटा अगर हमारे पास आउटपुट पे प्रोडिक्ट करने के लिए आ रहा है तो हम रिग्रेशन प्रॉब्लम का यूज करेंगे। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में भी सेम एज इट इज हमने देखा था, राइट। एमएल के टाइप्स के बाद हमने यहाँ पर ये जाना था कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का प्रॉब्लम कब कब आएगा, कब हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज करेंगे, कब हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज करेंगे। तो वो सारा था हमारा एमएल का इंट्रोडक्शन और एमएल का टाइप। कल की क्लास में हमने एक एमएल का बेसिक रिग्रेशन प्रॉब्लम पिक किया था, तो यहाँ पर हमारा रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था। रिग्रेशन के इंट्रोडक्शन के साथ हमने एक चेक किया था कि हमारा बेसिक सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है। इसके पीछे के हमने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझा था। मैथ्स में हमने बेसिक ही कॉन्सेप्ट समझा था कि कैसे ये इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके किसी वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बहुत छोटी चीज, मैथमेटिकली 8th क्लास में ही आ जाती है, लेकिन पूरे जनरेटिव एआई के फील्ड तक में ये पीछा नहीं छोड़ रही है। आप, हाँ, ये लीनियर रिग्रेशन ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो 8th क्लास में आ जाता है, ठीक है। लेकिन 8th क्लास में नहीं ढंग से पढ़ा, 9th में नहीं पढ़ा, या पढ़ा भी था भूल गए, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th गया, कॉलेज गया पूरा, अब फिर ये घूम फिर के वापस किस में आ गया, मशीन लर्निंग में फिर से आ गया। मशीन लर्निंग का पूरा फंडामेंटल ही इसी पे बेस्ड है, इसीलिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट में हमने ये जाना था कि एम किसको रिप्रेजेंट करता है, एम हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एम हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। देन हमने सी को समझा था, सी हमारा यहाँ पर इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और इक्वेशन ऑफ लाइन में और एमएल में हमने ये जाना था कि ट्रेडिशनल वे में हमारे पास इनपुट होता है, हम कोई एल्गोरिदम बनाते हैं और हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करना होता है। मशीन लर्निंग में हमने क्या सीखा था कि हमारे पास इनपुट होता है और आउटपुट होता है, और हमें बीच के एल्गोरिदम पे हमें काम करना होता है, जिसे हम मॉडल बिल्डिंग बोलते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमने परफॉर्म करी थी। देन कल हमने एक डेटा सेट उठाया था। डेटा सेट क्या था हमारा, यहाँ पर स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स के बेसिस पर, कि कोई कैंडिडेट कितना देर की स्टडी करता है तो वो कितने मार्क्स लेके आ सकता है। ये सारी चीजें हमने परफॉर्म किया था। डेटा हमने यहाँ पर लोड किया था, डेटा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। डेटा सेट हमने यहाँ पर डिवाइड किया था आपका 2 पार्ट में, पहला एक्स वाला पार्ट था, दूसरा हमारा वाई वाला पार्ट था। रिया कल वाला वीडियो देखोगे ना, तो कल वाले वीडियो, क्योंकि 2 आवर्स की क्लास चली है अभी पूरा, राइट, तो कल वाले वीडियो का ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। ये कल के वीडियो में पूरा इन डेप्थ इंट्यूशन के साथ ही एक्सप्लेन हो रखा है, ठीक है। तो टाइम निकाल के आज का और कल का भी वीडियो देख लेना। आज मैं इसलिए ज्यादा नहीं कराऊंगा, हाँ, इसलिए आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वीक का लोड पड़ जाएगा बहुत ज्यादा अभी, ठीक है।
तो डेटा सेट हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था हमारा एक्स वाला पार्ट, दूसरा हमारा वाई वाला पार्ट था। एक्स और वाई पार्ट डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पर मॉडल बिल्ड किया था, और मॉडल बिल्डिंग के साथ हमने यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन नाम का मॉडल बनाया था, आपको याद होगा, ठीक है। ये कल हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाया था। अब मॉडल बनाने के बाद जो मॉडल होता है वो हमारे एक बेस्ट लाइन यहाँ पर फाइंड करके देता है, और बेस्ट लाइन फाइंड करने के लिए सेम वही यहाँ पर वो इक्वेशन को यूज करता है, और बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने ये भी चेक किया था कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ, जब कोई वैल्यू हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हमारा मॉडल कोई ना कोई लॉस देता है। जैसे कि स्टडी आवर्स जो है, बंदे ने यहाँ पर 2 घंटे की पढ़ाई किया, एक्चुअल उसके 40 मार्क्स आने थे, और हमारा मॉडल कह रहा है कि उसके 50 मार्क्स आएंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट आया ना हमारे आंसर में। तो जो आंसर में डिफरेंशिएट आया उसको हमने लॉस के नाम से जाना था। लॉस को हमने किस नाम से और जाना था? कॉस्ट फंक्शन के नाम से जाना था, और इसी लॉस को हमने एरर के नाम से जाना था। एरर हमने पढ़े थे 3 तरीके के। हमने मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था, मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था, देन इसके बाद हमने मीन स्क्वायर्ड एरर पढ़ा था, एंड देन इसके बाद हमने आरएमएसई यानी रूट मीन स्क्वायर्ड एरर पढ़ा था, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ पर एरर पढ़े थे। एरर पढ़ने के बाद हमने मॉडल का प्रिडिक्शन किया था, आपको याद होगा। मॉडल के बेस पे हमने, इनपुट के बेस पे मॉडल को हमने कुछ इनपुट दिया था, और उस इनपुट के बेस पे हमने कुछ आउटपुट को प्रिडिक्ट किया था। और प्रिडिक्शन करने के साथ साथ हमने ये चेक किया था कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, यानी कोई बात आप कह रहे हैं तो वो कितने एक्यूरेसी के साथ कह रहे हैं। यहाँ पर हमने फाइनली मॉडल का जो है वो स्कोर चेक किया था, जो कि ऑलमोस्ट कितना आया था? 97% आया था। कल के मॉडल का हमारा स्कोर आया था। यानी आप कोई भी अगर स्कोर का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कोई भी मार्क्स का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो वो 90% कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 दिन के क्लास में ये सारी चीजें हमने अभी तक कंफर्म कर ली है, ठीक है। देन अब आगे का हमारा अप्रोच क्या होगा? एमएल डे 3 में हमें यह समझना है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है हमारा, लीनियर रिग्रेशन और 2 फर्दर पार्ट में हमारा डिवाइडेड होता है, ठीक है। हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा यहां पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और एक होता है हमारे यहां पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। कल जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल का मतलब है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब है कि आपके पास इनपुट जो होगा वो एक्स का एक फीचर होगा। क्या होगा? एक्स का एक फीचर होगा, यानी 1 फीचर। तो यहां पर मैं फीचर्स नहीं, मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? 1 फीचर। जैसे एग्जांपल के लिए आपने स्टडी किया, ये एक एक्स है, ये कौन सा डेटा है? एक्स डेटा है, और आपके मार्क्स कितने आए? ये क्या है? एक आपका वाई डेटा है। तो इसमें कितने एक्स हैं? एक ही एक्स है, यानी एक ही कॉलम है। तो एक कॉलम के बेस पे आप एक वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा लीनियर रिग्रेशन है? सिंपल। इसे सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कितने फीचर है इसमें? बस एक फीचर है। एक फीचर बोले तो यहां पर एक कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। इसी के आगे आपका दूसरा आ जाता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर इनपुट कितने होंगे? जो एक्स हैं वो एक कॉलम नहीं होगा, यहां पर क्या होगा आपका? मोर देन 1 फीचर्स होंगे, ठीक है। यानी यहां पर कॉलम जो होंगे, आप यहां पर कह सकते हैं 2 और मोर कॉलम्स, आप ऐसे यहां पर बोल सकते हैं इसे। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को। कल हमने किसको सॉल्व किया था? सिंपल लीनियर रिग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अभी आज हम क्या देख रहे हैं यहां पर? मल्टीपल। मल्टीपल की क्या पहचान है? कि इनपुट में एक नहीं, कितने कॉलम होंगे? एक से ज्यादा कॉलम होंगे। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम यहां पर देखें, इजी है। जैसे हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट करना है मुझे, किसी हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए मुझे वहां पर उसका स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ती है ना। दूसरा, हाउस कितना पुराना है उसकी भी जरूरत पड़ती है। किसी का मुझे हाउस का प्राइस बताना है, इस बिल्डिंग का कॉस्ट बताना है मुझे, तो इस बिल्डिंग के कॉस्ट में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है,
ठीक है, इस बिल्डिंग का एरिया कितना है, स्क्वायर फीट एरिया। और बताइए और क्या लग रहा है, ये बिल्डिंग आपका सिटी में एग्जिस्ट कर रहा है या कहीं गांव में है, भाई उसके अकॉर्डिंग भी तो वेरी करेगा ना प्राइस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये नियरेस्ट मेट्रो से कितना आपका दूर है, डिस्टेंस है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिया, ये सारे फीचर्स हैं। कितने फीचर है, पहला फीचर यानी एक कॉलम क्या है, स्क्वायर फीट एरिया। दूसरा फीचर कौन सा है, हाउसेज। तीसरा फीचर कौन सा है, सिटी में है या नहीं है। चौथा फीचर क्या है, नियरेस्ट मेट्रो से डिस्टेंस कितना है। क्या आपको नहीं लग रहा है इन सब के बेसिस पर हम किसी हाउस का प्राइस बता सकते हैं कि उसका प्राइस क्या होगा। अगर वो मेट्रो के बहुत ज्यादा क्लोज है, नोएडा में है, 2 ही साल पुराना है और 2000 स्क्वायर फीट एरिया, तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, ऐसा होगा ना। अगर कोई घर सिटी में नहीं है, मेट्रो स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर है, हाउस को 10 साल हो गया है और स्क्वायर फीट एरिया 3000 स्क्वायर फीट है, लेकिन उसके बावजूद उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि एज ज्यादा हो गया है हाउस का, स्क्वायर फीट एरिया ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सिटी में नहीं है और मेट्रो स्टेशन से भी दूर है। यानी इस बार ये जो फीचर है मेरे, इस बार एक फीचर नहीं है, कितने फीचर है, 4 फीचर है। तो ये किसका पार्ट हो गया यहाँ पर, मेरा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर फीचर्स मेरे कितने निकल गए, 4 निकल गए। फीचर्स 4 निकल गए, मतलब कॉलम कितने हैं, जितने फीचर होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। कॉलम्स कितने निकल गए, 4 निकल गए। और टारगेट क्या है यहाँ पर हमारा, टारगेट हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, क्या प्रिडिक्ट करना है हमें, टारगेट क्या है हमारा, किसका प्राइस, हाउस का प्राइस। तो ये हमारा एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर आएगा। तो क्या डिफरेंस है सिंपल और मल्टीपल में ध्रुव, सिंपल में एक ही फीचर होता है और एक ही टारगेट होता है। ठीक है, प्रिडिक्टर एक ही होता है, यानी एक ही कॉलम के बेस पे आप प्रिडिक्ट करते हैं। और मल्टीपल में क्या होता है, प्रिडिक्टर एक से ज्यादा होता है, यानी आपके पास एक से ज्यादा फीचर भी हो सकते हैं। क्या जरूरी है 4 हो, क्या ऐसा नहीं है 3 हो बस, क्या 2 से काम चल सकता है, क्या 5 भी हो सकते हैं, क्या 10 भी हो सकते हैं। तो मतलब समझ में क्या है यहाँ पर आना है कि एक से ज्यादा होना चाहिए, तो वो आपका किसके अंदर फॉल कर जाएगा, फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में फॉल कर जाएगा। चलो अगर ये समझ में आया तो इसका एक एग्जांपल दो भाई आदित्य। हाँ दूसरा एग्जांपल, एक तो हाउस प्राइस वाला मैंने बताया, हाँ दूसरा, कोई शॉप क्या, प्रिडिक्ट क्या करना है, हाँ नहीं नहीं प्रिडिक्ट क्या करना है, प्रिडिक्ट जो प्रिडिक्ट करना है उसके बेस पे बनेगा ना। अभी क्लैरिटी नहीं आई है, देखो लोन अमाउंट प्रिडिक्शन, मुझे क्या पता करना है, यूजर का लोन अमाउंट प्रिडिक्ट करना है। आप किसी वेबसाइट पर गए और आपको ये पता करना है यूजर को कितना लोन अप्रूव हो सकता है, तो आप उससे क्या क्या डिटेल मांगेंगे बताओ, जो काम के डिटेल है, बोलिए क्या क्या मांगेंगे। अरे उसकी सैलरी कितनी आती है, और कंफ्यूज आदित्य है थोड़ा सा, सिविल स्कोर कितना है, ठीक है रिया, और पहला सैलरी हो गया, दूसरा सिविल स्कोर, और उसको एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस के बेस पे भी तो लोन अमाउंट वेरी करता है। और बताइए, हम्म, और बताओ भाई ध्रुव, वो तो सिविल स्कोर से ही पता लग जाएगा। हाँ यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफॉल्टर है या नहीं है, ठीक है, और कंपनी लिस्टेड है या नहीं, वेरी गुड। जब आप लोन लेने जाते हैं तो ये सारी चीजें भी चेक की जाती है। क्या बोल सकता हूं अभी इस बार कितने फीचर हो गए हैं, देखो इधर, सैलरी, सिविल स्कोर, इसका एक्सपीरियंस, डिफॉल्टर है या नहीं, या कंपनी उसकी लिस्टेड है या नहीं। इसके बेस पे मेरे को वाई वाई यानी क्या प्रेडिक्ट करना है कि उसको लोन अमाउंट कितना मिलेगा। रिया इस बार फीचर कितने हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, कितने फीचर हैं इस बार, कौन कौन से, सिविल स्कोर, एक्सपीरियंस, डिफॉल्टर है या नहीं है, और उसके बाद कंपनी उसकी लिस्टेड है। अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो उसे लोन अमाउंट भी क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अगर इनमें कुछ भी चीजें खराब चल रही है तो उसे लोन अमाउंट अच्छा नहीं मिलेगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये भी किसका प्रॉब्लम हुआ आपका। चलो एक और बता दो बस, उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको क्लियर हो रहा है। कोई ज्यादा जल्दबाजी में नहीं हमें जाना, अभी फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, क्योंकि आगे के पार्ट अब कोड वाले पार्ट है और मैथमेटिकल वाले पार्ट है। ठीक है, रिया बताइए अगला एग्जांपल बताइए। ये तो एक तो ये था, पहला कौन सा है, हाउस प्राइस प्रिडिक्ट वाला। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लोन अमाउंट प्रिडिक्ट वाला। तीसरा बताइए। ध्रुव आप बताओ। लैपटॉप की प्राइस और, वेरी गुड, लैपटॉप की प्राइस प्रिडिक्शन। क्या क्या फीचर हो सकते हैं इसमें? जैसे आप नेहरू प्लेस के शॉप पे जाते हैं ना, आप मान लेते हैं आप अपना लैपटॉप बेचने गए, खरीदने नहीं गए, बेचने गए। आप कह रहे हैं कि आपके लैपटॉप में रैम इतना है, ठीक है, एसएसडी है या नहीं, अगर है तो उसका साइज इतना है, ठीक है, ओएस कौन सा है, ठीक है, हो सकता है, और बताओ जनरेशन कौन सा है, ठीक है, ये सब पूछता है कि नहीं पूछता है? ठीक है, आपका कंपनी ब्रांड, ब्रांड कौन सा है, और बताइए। रिया बेचने जा रहे हैं इस बार लैपटॉप, और क्या क्या पूछता है वो? है, हाँ, बैटरी जो है वो आपकी ओरिजिनल है या नहीं है, जो भी है ये सारी चीजें पूछता है। ठीक है, इनके बेस पे आपको क्या प्रेडिक्ट करना होता है, क्या प्रेडिक्ट करना होता है? लैपटॉप का प्राइस, यही तो है। तो ये किसका पार्ट हुआ? इस बार आप एक्स में कितने फीचर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फीचर के बेस पे आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? लैपटॉप का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इस एक्स को बोला जाता है फीचर्स। क्या बोला जाता है इसे? और इसे बोला जाता है टारगेट। क्या बोला था इसे? टारगेट। टारगेट्स नहीं, टारगेट। टारगेट एक ही कॉलम होता है, ठीक है। हाँ, किसी एक लैपटॉप का प्राइस दो नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ये मेरे लैपटॉप के फीचर है, जरा इसका प्राइस बताओ, तो क्या आप ये बोलोगे कि 2 लाख 4 लाख हो सकता है? कोई एक प्राइस बताओगे ना कि भाई इतना होगा, 25,000 दूंगा इसका, ये थोड़ा ना बोलोगे 25 से 40,000 दे सकता हूँ। अगर आप 25 से 40,000 बोल रहे हो, क्या कोई तुक बैठ रहा है इसका? नहीं बैठ रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल रिया बताइए। फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि आगे मुझे पता है आगे उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी है। और क्या होगा इसका, बताइए। एकांश, आवाज आ रही है आपको? हम्म, रिया नो, नो आइडिया, क्लिक नहीं कर रहा, क्यों? हाँ। अरे एक बात बताओ, जो सेकेंड हैंड गाड़ी सेल करते हैं कोई कंपनी, कार देखो .com, तो वो गाड़ी बेचती है ना, उसका भी तो प्राइस हो सकता है ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड हैंड कार, ठीक है, और आपका जो है सेकेंड हैंड आपका जो मोबाइल होता है, ठीक है, बाइक भी हो जाएगा, जो भी है, राइट। डेली जो एग्जांपल यूज करते हैं, रैपिडो, ओला, उबर, इन सब का जो फेयर प्राइस आता है, इन सब का जो फेयर प्राइस आता है वो भी यही है। से ओला का एग्जांपल लेते हैं, ये कैसे पता करते हैं कि आपका फेयर प्राइस क्या होगा? फेयर प्राइस, रिया बताइए कैसे पता लगेगा कि आप रैपिडो बुक कर रहे हैं तो इसका फेयर प्राइस क्या होगा? सबसे पहले क्या चेक करेगा वो? नहीं, कहाँ से बुक हो रही है, ठीक है, दूसरा किस डिवाइस से बुक हो रही है, ये सारे फीचर होते हैं ना उसके पास। और क्या क्या फीचर होते हैं बताइए? लोकेशन क्या है, डिवाइस क्या है, ठीक है, आपका डिस्टेंस कितना है, जाना कहाँ पर है, ठीक है, या वही ड्रॉप लोकेशन, ठीक है, और ट्रैफिक जैम में जो टाइम वेस्ट होने वाला है वो भी तो इंक्लूड होगा ना उसमें। भाई आपने रैपिडो बुक किया और आप 10 घंटे के जाम में फंस गए, तो प्राइस तो वेरी करेगा ना थोड़ा बहुत, या नहीं करेगा? और बताइए, और क्या होगा इसमें? नहीं नहीं, वो जल्दी जाना है, ज्यादा फेयर प्राइस दे देगा, वो एक अलग बात है। मैं एक आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लोकेशन है, डिवाइस है, डिस्टेंस है, ड्रॉप लोकेशन है, ट्रैफिक जैम है। एक चीज बहुत मिस कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ आप लोग बताओ, मेरे को तो क्लियर है। ध्रुव,
हाँ वेरी गुड। किस टाइमिंग पे बुक कर रहे हो भाई? अगर मैं रात के 3 बजे बुक कर रहा हूँ जहां पर एक आध ही ड्राइवर होते हैं, तो क्या वही फेयर प्राइस होगा जो इन जनरली सुबह 10 बजे रहता है? फेयर हाई होगा ना। तो यानी फेयर प्राइस डिपेंड कर रहा है ना मेरे टाइम ऑफ बुकिंग पे, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर आपका बुकिंग टाइम, वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था इधर, बुकिंग टाइम। और बताइए, एक आध और कोई फैक्टर इसमें जो फेयर प्राइस को वेरी कर सकता है? और ठीक है, बहुत इजी है वो वाला। मिस कर रहे हो। डिमांड। अरे भाई, आप यहाँ पर मौजूद हैं और अचानक से किसी कॉलेज की छुट्टी हुई, ठीक है, और यहाँ पर 8-10 ही रैपिडो ड्राइवर आपके हैं, और एक ही बार में 200 बच्चों को जाना है अलग अलग जगह पे, सबने एक बार में बुक कर दिया, तो क्या फेयर का प्राइस चेंज नहीं होगा? डिमांड ज्यादा है तो प्राइस उसकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये सारे चीजें फैक्टर होते हैं कि नहीं होते इंटरनली? इसके बेस पे क्या प्रिडिक्ट होता है? आई एम नॉट सेइंग कि यही होता होगा, बट इसके जैसा होता होगा, एग्जैक्टली यही होता होगा ये नहीं कह रहा हूं, बट इससे मिलता जुलता जरूर कुछ होगा, इतना तो गारंटी है। तो यहाँ पर वाई में क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आप? फेयर प्राइस। तो ये भी जो प्रॉब्लम अगर इंटरनली आप सॉल्व करते, अगर आप ओला उबर कंपनी में काम कर रहे होते और इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते, अब तो खैर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अब तो आप बस ऐप यूज करते हैं और फेयर प्राइस आ जाता है। लेकिन उस टाइम में तो कुछ ऐसा ही डेवलपर ने बनाया होगा ना मॉडल, जिसमें ये सारे फीचर लेकर के। अब कितने फीचर एरिया इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 फीचर, और भी हो सकते हैं, XYZ, इसके बेस पे फर्क पड़ सकता है। एक चीज फेयर प्राइस में, एक चीज हमने यहाँ पर ध्यान, जो अभी क्योंकि रैपिडो है तो हम ये मान के चल रहे थे कि बाइक का एग्जांपल है, बट एक चॉइस का भी तो ऑप्शन होता है कि आप कार बुक कर रहे हैं, कैब बुक कर रहे हैं, बाइक बुक कर रहे हैं, आपका ई रिक्शा भी आ गया अब तो उसके अंदर में। तो उसके बेस पे भी क्या होगा यहाँ पर? प्राइस वेरी करेगा, यानी कि आपका व्हीकल क्या है यहाँ पर, इससे भी फर्क पड़ेगा। रिया समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? क्या क्या समझ में आया इसमें? इस पूरे में क्या समझ में आया ये? समझ में आया ये? तो एक एग्जांपल बताओ फिर कोई। हाँ यही तो यही तो समझना है फिर, इसका मतलब आप एग्जांपल रट रहे हो ये। अगर ये एग्जांपल रट रहे हो तो नहीं, रटना नहीं है, समझना है। क्या समझना है कि आखिर ऐसा इंटरनली हो क्या रहा है, वो कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या होने पर क्या प्रिडिक्ट हो रहा है। ठीक है, किसी कॉलेज में कितने एडमिशन हो सकते हैं, आपकी प्लेसमेंट किस कंपनी में हो सकती है, आपकी प्लेसमेंट कितने अमाउंट पे हो सकती है, ये सब अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है तो ये सब इसी से होगा। कल बारिश कितने हो सकती है, यहाँ ट्रैफिक जैम कितनी गाड़ियों का लग सकता है, यहाँ कितने घंटे तक ट्रैफिक जैम लगा रह सकता है, आज कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये पार्टी जीत सकती, यहाँ पर कितने वोटों से ये पार्टी जीत सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल लाइन से बता दिए मैंने, ये रट के थोड़ी ना बैठने से होगा, ये आपको समझ के होगा। तो समझना पड़ेगा कि फ्लो कैसा है, इंटरनली एमएल काम कैसे कर रहा है। ठीक है, हर ऑलमोस्ट 90% जो मार्केट में चीजें वो एमएल से प्रिडिक्ट की जा सकती है, 90%। अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो सब प्रिडिक्ट में नहीं आ पाएगा अभी फिलहाल, राइट? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ज्यादातर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं सॉल्व करते। मार्केट में अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है, यहां पर ये मैं लीनियर रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो लीनियर रिग्रेशन में ज्यादातर प्रॉब्लम आपके कैसे होंगे? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल वाले बहुत कम होंगे। अरे ये देखो ना, स्टडी के बेस पे बस मार्क्स, ये तो बहुत कम ऐसा मिलेगा ना कि एक ही कॉलम और उसके बेस पे दूसरा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये तो आप खुद ही सॉल्व कर दोगे, मैं सच बताऊं, इसके लिए मॉडल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो ज्यादातर किसके बेस पे होगा? मल्टीपल। और मल्टीपल की क्या पहचान है? वेरी गुड, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा अपने डेटा के बारे में समझते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? वेरिएबल इन स्टैट्स। जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं ना, तो हमें डेटा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हम किस डेटा की बात कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा है हमारा। ठीक है, देखिए हमारे पास टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक्स या वेरिएबल इन स्टैट्स।
सबसे पहले वेरिएबल हमारे दो तरीके से डिवाइड होते हैं। इन डेफिनेशन में उतना कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। वेरिएबल दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। अब ये वर्ड थोड़ा सा टफ लग रहा है याद करने में, तो इसका सिंपल है, क्वांटिटेटिव मतलब जिसे क्वांटिफाई किया जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, यानी न्यूमेरिकल डेटा। इन शॉर्ट क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल। और क्वालिटेटिव का मतलब होता है टेक्सचुअल डेटा। क्या होता है क्वालिटेटिव का मतलब, टेक्सचुअल डेटा। तो हाँ, तो इन्हीं को जो है ना दो टेक्निकल वर्ड में लिख दिया गया। न्यूमेरिकल डेटा को क्या बोला गया, क्वांटिटेटिव, और टेक्सचुअल डेटा को क्या बोला गया, क्वालिटेटिव। तो जरा मुझे ये बताओ, मैं बस दो चार यहां पर नाम लिखते जाऊंगा, आप मुझे बताना ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। एज है क्वांटिटेटिव, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर मैं न्यूमेरिकल लिख दिया मैंने, या आप बताते जाओ बस। आपका सैलरी, वेरी गुड, ठीक है। आपका ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम क्वालिटेटिव यानी कैटेगोरिकल यानी टेक्सचुअल डेटा है, ठीक है, वेरी गुड। आपका यहां पर जो है जीडीपी, बहुत बढ़िया, ठीक है। डिजीज का नेम है, क्वालिटेटिव होगा, क्यों, बहुत बढ़िया, इसमें कैसा डेटा आ रहा है, टेक्सचुअल डेटा आ रहा है, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं फ्लावर नेम, फ्लावर स्पीसीज नेम, क्या होगा ये, क्वालिटेटिव होगा, ठीक है। यहां पर विराट कोहली का स्कोर है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, गुड। अब थोड़ा सा वो करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। किसी का डिवीजन, स्कूल में वो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, बताओ। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, कैसे। अगर मैं ऐसे लिख दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड, या मैं ऐसे लिख दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड, या अगर मैं ऐसे भी लिख दूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये कंफ्यूजन आ गया ना थोड़ा सा। तो इसीलिए खाली दो ही तरीके से थोड़ी ना डिवीजन, आगे इसीलिए और डिवाइड किया गया उसे, ठीक है, ताकि और इन डिटेल में समझ पाए कि और फर्दर कैसा डिवीजन है। तो ये तो समझ में आ गया कि वेरिएबल दो तरीके के, पहला न्यूमेरिकल और दूसरा टेक्सचुअल। और टेक्सचुअल को टेक्सचुअल नहीं बोला जाता, टेक्सचुअल को क्या बोला जाता है, कैटेगोरिकल। और न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल ये दो वर्ड भी नहीं यूज होता, इन दो वर्ड से ज्यादा टेक्निकल वर्ड ये दो यूज होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी जिसमें हो, जिसको मेजर किया जा सके, समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड फॉल्स अंडर दिस क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। और क्वालिटेटिव दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बट in generally written in form of textual data that can be considered as a qualitative data analysis, ठीक है। तो ये वेरिएबल दो पार्ट में डिवाइडेड है, कोई डाउट इसमें, नो। अब थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला क्या है इसमें, एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा, पहला क्या है डिस्क्रीट और दूसरा क्या है कंटिन्यूस। अब यहां ध्यान से देखना, ये तो पता लग गया कि ये एज सैलरी ब्रांड ने, ये एज सैलरी जीडीपी, आपके विराट कोहली के स्कोर, ये सब न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूस। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइए कि किसी का एज अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखता हूं 23.5 साल, या 23.67 ऐसे लिखता हूं, या 25 साल ऐसे लिखता हूं। अगर कोई इन जनरली एज अपना बताता है, कैसे बताता है, मैंने पूछा आपकी एज क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 24.5। इन जनरली क्या बोलोगे आप, 25-26 है, ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोलूं विराट कोहली के स्कोर, तो क्या आप ये बोलोगे विराट कोहली ने 45.5 रन बनाए इस मैच में, या क्या बोलोगे 45 बनाए हैं या 46 बनाए हैं, ठीक है, गुड। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि इंडिया और
या इंडिया नहीं, नोएडा से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है। तो क्या अब आप यहां पर मुझे एग्जैक्ट बताओगे 25 किलोमीटर, या आप बोल सकते हो कि 25.5 किलोमीटर है या 25.9 किलोमीटर है, बोल सकते हैं, और वो परफेक्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि आप एकदम एग्जैक्ट आंसर बता रहे हैं, है ना। तो यहां नहीं, यानी यहां पर जो डेटा आपने लिखा ये डेसिमल फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा ये डेटा आपने यहां पर? डेसिमल। डेसिमल यानी फ्लोटिंग फॉर्म में लिखा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्लास में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं भी इंक्लूड कर लूं अपने आप को, हेड काउंट कितने स्टूडेंट, नहीं हेड काउंट 5। आपने 5.5 नहीं बोला, 4.5 नहीं बोला, या 4.999 ने भी नहीं बोला। 4.999 को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज टू 5 बोल सकते हैं, बट क्यों नहीं बोला? उसका आंसर आपने 5 बोला। तो कुछ न्यूमेरिकल डेटा ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट आंसर पर बैठे होते हैं, जैसे इंटीजर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और कुछ ऐसे डेटा होते हैं न्यूमेरिकल में जो फ्लोट यानी डेसिमल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। अभी का आप टेम्परेचर बोल सकते हो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर चुका था। जैसे कि रेनफॉल जो बारिश होती है वो आप बोल सकते हो इतने की बारिश हो सकती है। आप डिस्टेंस जो मेजर करते हो वो भी आप यहाँ पर फ्लोटिंग में बता सकते हो। यहाँ तक कि आपको जो फीवर आता है वो भी किसके अंदर जाता है, डेसिमल फॉर्म के अंदर में जाता है, ठीक है। ये सब किसके अंदर फॉलो हो गए मेरे, फ्लोटिंग यानी डेसिमल वाले में। और कुछ किसके अंदर फॉलो हो गए मेरे, न्यूमेरिकल तो है ही, लेकिन न्यूमेरिकल में भी होल नंबर या आपके, हाँ होल नंबर में, इंटीजर में भी, इंटीजर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपके डेसिमल फॉर्म में नहीं होते, या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है या होल नंबर फॉर्म में रहेगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को और टेक्निकल नाम दिया गया वहां पर, क्वालिटेटिव और दूसरा नहीं, आपका ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब देखिए बहुत इजी है, डिस्क्रीट का मतलब जो एग्जैक्ट आंसर हो, और कंटिन्यूस का मतलब जो फ्लोटिंग में आंसर हो, ठीक है। अब ये डाउट क्लियर है। तो उन्हीं को इजी वर्ड में ना रख करके उनको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में रखा गया। और क्या वर्ड है वो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि जिसका आंसर एग्जैक्ट होगा। जैसे नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट अगर है तो आप ये नहीं कहोगे कि 450.59 इतने एक्सीडेंट होते हैं, ये तो नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे, या तो 4,500 होते हैं ऐसे बोलोगे। किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स आप 3.5 नहीं बोलोगे, या तो 3 आए डिफेक्टिव पार्ट या 4 आए हैं, ठीक है। सेम एज इट इज, क्लास जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 है, 40 है, प्लस है, माइनस है, आधा अधूरा आंसर फ्लोटिंग में नहीं बोलोगे। लेकिन वही अगर कंटिन्यूस यानी फ्लोटिंग डेटा आ गया तो फ्लोटिंग डेटा में किसी का वेट, किसी का हाइट, टेम्परेचर, डिस्टेंस, फीवर, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती है, फ्लोटिंग नेचर में आ जाता है। तो अगर मेरे पास वेरिएबल, ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूं, अगर मेरे पास वेरिएबल इधर की तरफ आ गया, लेफ्ट की तरफ आ गया, तभी मेरा लीनियर रिग्रेशन यूज होगा, ठीक है। अगर यहां की तरफ आ गया तो यहां लीनियर रिग्रेशन मेरा यूज होने वाला नहीं है, इसलिए ये डायग्राम दिखाया है इधर, ठीक है। चाहे वो सिंपल हो चाहे वो मल्टीपल हो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, क्योंकि रिग्रेशन में हमें क्या करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करना होता है। और न्यूमेरिकल वैल्यू तो वेरिएबल में इस तरफ आ रहा है ना, तो न्यूमेरिकल भी दो तरीके का, या तो डिस्क्रीट वाला या कंटिन्यूस वाला, ठीक है। तो यहां पर आपका जो वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला मामला फंसला था वो एक्चुअली यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। अब वो देखेंगे एक्चुअल आना कहां चाहिए, वो भी देखेंगे यहाँ पर। इसमें कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए, लेफ्ट वाले एरिया में कोई डाउट तो नहीं। वेरिएबल क्लियर है, पहला क्वांटिटेटिव दूसरा क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव दो पार्ट में, इंटीजर यानी डिस्क्रीट, फ्लोटिंग यानी कंटिन्यूस वाले में, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव डेटा पर। क्वालिटेटिव अभी हमने देखा कैटेगोरिकल यानी टेक्सचुअल डेटा। टेक्सचुअल डेटा फिर अब मेरा दो पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए यहां पर ये भी जो मैंने लिखा वर्ड, ये भी क्या है मेरा, अरे ये भी तो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, ये टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा संडे, मंडे, ये सब भी कैसे लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मुझे कपड़े की क्वालिटी देख करके उसका ब्रांड प्रेडिक्ट करना हो तो ब्रांड का नेम भी क्या होगा मेरा, टेक्सचुअल फॉर्म में ही होगा, ठीक है। अगर मुझे डिजीज प्रेडिक्ट करना हो तो भी वो कैसा होगा, टेक्सचुअल फॉर्म में होगा। फ्लावर की स्पीसीज प्रेडिक्ट करनी हो तो भी वो कैसा होगा, टेक्सचुअल फॉर्म में होगा। तो टेक्सचुअल डेटा भी ना फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब ध्यान से देखना, पहला
टेक्सुअल हम जानते हैं टेक्सुअल को क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल यानी क्वालिटेटिव, ये क्लियर है। और टेक्सुअल ना फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक जिनमें रिलेशनशिप होता है आपस में, और दूसरा जिनमें रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो टेक्सुअल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन रिया इनमें रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप मतलब अगर मैंने आपको बोल दिया फर्स्ट और इसको बोल दिया सेकंड, इसका क्या मतलब है? डिपेंडेंट नहीं, इसका ये मतलब है कि आपने टॉप किया और वो टॉप नहीं कर पाया, ये रिलेशनशिप मिला ना। तो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि थर्ड का मतलब पीछे है, सेकंड का मतलब फर्स्ट से पीछे और थर्ड से आगे। तो ये आपस में क्या वर्ड्स का रिलेशन है, कोई ना कोई जान पहचान है, कोई ना कोई रिलेशन है। क्लियर है? ठीक है। तो टेक्सुअल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला जिनमें खुद में आपस में क्या होना, और दूसरा नहीं होना रिलेशनशिप। जिनमें रिलेशनशिप है यानी जिनमें आपस में कोई को रिलेशन है, वो आ जाते हैं आपके ऑर्डिनल डेटा में। किसके अंदर आ जाते हैं? ऑर्डिनल डेटा में। ऑर्डिनल डेटा का मतलब होता है यहां पर रिया, ऑर्डिनल का मतलब है कि इनमें कोई ना कोई नेचुरल रैंकिंग होती है। क्या होती है? नेचुरल रैंकिंग का मतलब है कि जिसको जो आपने वैल्यू दे दी वो ऊपर ही होगा। जैसे मैंने बोल दिया फिफ्थ, इसका मतलब वो 5वें नंबर पर है, भले ही वो टेक्सुअल लिखा हुआ है, लेकिन उसकी एक रैंकिंग है, क्या? 5वां। अब जरा ये बताओ, संडे मंडे ट्यूसडे क्या ये ऑर्डिनल में आते हैं या नहीं आते हैं? बताइए। संडे मंडे ट्यूसडे क्यों? क्या रिलेशन है? रिया रिलेशन क्या है इनके बीच में? हाँ, यही रिलेशन है कि आपके मन में नहीं आएगा कि आप ट्यूसडे पहले लिख दोगे। रिलेशन का मतलब है कि वो इसके बाद ही आता है। सेकंड कभी फर्स्ट से पहले आ सकता है क्या? नहीं। ट्यूसडे कभी मंडे से पहले आ सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब टेक्सुअल तो है, लेकिन उसके पहले भी क्या है, उनमें एक रिलेशनशिप है। ठीक है। और वही मैंने यहां पर बोला, जरा बताओ मुझे, BMW, ऑडी, मारुति और किया। ऑडियो क्यों लिख दिया मैंने? हाँ, इनमें कोई रिलेशन है क्या? वैसे देखा जाए तो कह सकते हैं कि कोई महंगा है कोई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं BMW ऑडी स्वैप तो करा सकता हूं। तो इन जनरली कोई रिलेशन इनमें नहीं है। तो ये आ जाते हैं दूसरे वाले कैटेगरी में, जिसे कहा जाता है नॉमिनल कैटेगरी। क्या कहा जाता है? नॉमिनल कैटेगरी। ठीक है। नॉमिनल में क्या होता है? रिलेशन नहीं होता, कोई रैंकिंग नहीं होती। ठीक है। अब कोई भी ऐसे वर्ड, वो सब नॉमिनल के अंदर ही आते हैं। जैसे ये बॉटल, लैपटॉप और फोन, ये तीनों वर्ड हैं, क्या तीनों में कोई रिलेशन है? नहीं। तो ये किसके अंदर आ गए? नॉमिनल के अंदर में आ गए। फैन, प्रोजेक्टर, चेयर, लैपटॉप, बॉटल, ये सब वर्ड अगर लिखे हुए डेटा में, तो ये किसके अंदर आ गए? ये नॉमिनल के अंदर में आ गए। अब जरा ये बताओ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। बताइए, ये भी वर्ड है, ये किसके अंदर आ रहा है? नॉमिनल में आ रहा है या ऑर्डिनल में आ रहा है? बताइए रिया। क्यों? उसने ऑर्डिनल बोला इसीलिए कुछ पॉजिटिव बोलना है? फिर बताओ भाई ध्रुव, क्यों आप अकेले नॉमिनल फंस रहे हो? फिर क्या समझ नहीं आया इसमें? क्यों नहीं है रिलेशनशिप? एक बात बताओ, ये जो स्मॉल नाम का शर्ट है, वो लार्ज से कभी बड़ा हो सकता है? हैं? इनके बीच में क्या रिलेशन है? साइज का रिलेशन है। क्या ये डबल एक्सल कभी मीडियम से छोटा हो सकता है? नहीं। यही तो रिलेशन है, इसी इसी रिलेशनशिप की तो बात कर रहा हूं यहाँ पर। ये समझ में आया कि अब भी क्लियर नहीं है? हैं? तो ये किसके अंदर फॉल करेगा? ये ऑर्डिनल के अंदर में फॉल करेगा, यानी टेक्सचुअल है, लेकिन क्योंकि रैंकिंग आ गई है तो ये ऑर्डिनल के अंदर में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो इसीलिए ये एमएल पे आगे मूव करने से पहले ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किसको क्या बोला जाता है, कौन कहां पर फॉल करता है यहाँ पर हमारा। ठीक है। दूसरा, यहां पर एक और चीज, जब हम डेटा की बात करते हैं
तो ध्यान से देखना यहाँ जो मैं वर्ड अभी बता रहा हूं। एमएल के डेटा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा डेटा दिख रहा है, खाली इतने को देखना, पहले वाले को भूल जाओ। ये क्या क्या डेटा है इसमें? टेम्परेचर है, ये एक आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा है, मौसम विज्ञान वालों का, ठीक है। उनके पास किसी एरिया का क्या है, टेम्परेचर है। किसी एरिया में हवा में कितना दबाव है, प्रेशर का इंफॉर्मेशन है। वहां पर उमस कितनी ज्यादा है, उसका इंफॉर्मेशन है। हवा की डायरेक्शन क्या है, उसका इंफॉर्मेशन है। उन्हें यह बताना है कि हवा कितने तेज से चल रही होगी। हाँ, देखिए, आपको लग रहा होगा कि एमएल का तो यूज ही नहीं कहीं दिख रहा होगा। चार इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी यानी उमस को कहते हैं। उमस क्या होता है रिया? नहीं, नहीं, उमस का मतलब होता है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर मॉलिक्यूल्स, कि हवा में कितना पानी मौजूद है। हवा में जितना ज्यादा पानी मौजूद होता है, उमस हो जाती है, ठीक है। हवा में जितना कम पानी मौजूद होता है तो ड्राइनेस हो जाता है। ड्राइनेस मतलब रूखा सूखा जो रहता है। जैसे अभी का जो मौसम है ना, वो रूखा सूखा वाला मौसम है। गर्मी में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रखी है अभी। तो इन चार इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या प्रिडिक्ट करना है? तो इन चार के बेस पे प्रिडिक्ट करना है, तो ध्यान से देखना। इसमें कितने कॉलम है, इस डेटा में कितने कॉलम है हमारे पास? चार नहीं, पूरे डेटा में कितने कॉलम है फिलहाल? फिलहाल 5 कॉलम है। कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड। जिसको प्रिडिक्ट करना है उसको टारगेट वेल कॉलम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? टारगेट कॉलम। टारगेट का मतलब जिसके बारे में प्रिडिक्शन करना है, वो क्या कहलाएगा यहां पर रिया? टारगेट कॉलम। और जिसके बेस पे करना है, जिसके बेस पे करना है उसे बोला जाता है, जो ये जो है ना, ये आपके हैं फीचर्स कॉलम। क्या है ये? अभी बताया था ना ये तो। टारगेट देखिए, मैंने कॉलम्स नहीं लिखा है, मैंने कॉलम लिखा है, क्योंकि टारगेट एक ही कॉलम होगा, ठीक है। और यहां पर जो फीचर है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए यहां मैंने वर्ड फीचर्स भी लिखा है और कॉलम्स भी लिखा है, क्योंकि एक से ज्यादा फीचर्स भी हो सकता है और कॉलम्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये क्लियर है? ठीक है। ये जो फीचर्स हैं, इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में, दोबारा बता रहा हूं, इसी को बोला जाता है इनपुट डेटा। इसको क्या बोला जाता है मशीन लर्निंग के फील्ड में? इनपुट डेटा। इसी को बोला जाता है एक्स डेटा। क्या बोला जाता है इसी को? एक्स डेटा। और जो टारगेट कॉलम है एमएल के लैंग्वेज में, उसी को बोला जाता है आउटपुट डेटा, यानी वही कहलाता है यहां पर वाई डेटा। ये क्लियर है? ठीक है। सबको, इन सब को बोला जाता है रिकॉर्ड। इन सबको क्या बोला जाता है? ये देख रहे हैं ना, ये जो सारा डेटा है आदित्य, ये सारा क्या है? रिकॉर्ड्स है। रिकॉर्ड्स का मतलब, रिकॉर्ड्स का मतलब डेटा। अरे यही तो रिकॉर्ड्स है ना भाई, ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे? रिकॉर्ड्स, यानी डेटा, ठीक है। और इन्हीं को बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, क्या बोला जाता है इन्हें? इंस्टेंसेस, ठीक है। मुझे एक्चुअली ये वर्ड सिखाना था, बाकी आप भूल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इंस्टेंसेस। तो इसमें कितने इंस्टेंसेस हैं?
कितने इंस्टेंसेस हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने इंस्टेंसेस हैं? 13। कितने रिकॉर्ड्स हैं? 13। कॉलम्स कितने हैं? 5। फीचर्स कितने हैं? 4। हाँ। आपके टारगेट कितना है? 1। वेरी गुड। कौन सा वाला? विंड स्पीड वाला। इंस्टेंसेस कितने हैं? 13, क्योंकि इंस्टेंसेस ही क्या होते हैं हमारे यहाँ पर ध्रुव? रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो 13 इंस्टेंसेस हैं, यानी हमारे रिकॉर्ड्स हैं। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इन्हीं ये जो ऊपर जो कॉलम लिखे हैं, इनको एक और नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं इन्हें? कितने एट्रीब्यूट्स हैं इसमें? कौन कौन से? इन्हीं को क्या बोला जाता है? कॉलम्स भी। इन्हीं को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है। ये सब वर्ड पता होने चाहिए एमएल में आगे जाने से पहले, क्योंकि इन्हीं वर्ड का यूज होता है। जब आप आगे मूव करेंगे, इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा कि हमारे पास ये डेटा है, इसके इतने इंस्टेंस हैं और ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं। अब आप कहोगे यार ये क्या वर्ड बोल दिया उसने? डेटा तक तो मुझे समझ में आया, ये इंस्टेंस वर्ड क्या बोल दिया, एट्रीब्यूट क्या बोल दिया? एट्रीब्यूट का मतलब ये कॉलम थे, इंस्टेंस का मतलब ये रिकॉर्ड थे, और डेटा मतलब ये रहा आपके सामने डेटा। तो इसमें ये मेरे प्रिडिक्टर है और ये मेरा प्रिडिक्ट करने वाला है। ठीक है, प्रिडिक्टर का मतलब यहाँ पर जिनके बेस पे प्रिडिक्शन हो रहा है, और किसका प्रिडिक्शन हो रहा है वो यहाँ पर फाइनल टारगेट वैल्यू कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें? यहां तक क्लियर है? ठीक है, गुड। अच्छा, एक चीज इसमें और देखिए, ये था रिग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन प्रॉब्लम हमने जाना कि इसमें न्यूमेरिकल आउटपुट होता है। दूसरा कौन सा है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन में अब सारी चीजें बताइए। बताइए इसमें कितने इंस्टेंस हैं? इंस्टेंस ऑफ द फास्ट, इतना नहीं सोचना। अरे 13 भाई, ये जितने रिकॉर्ड ये थे उतने ही तो ये भी हैं। इंस्टेंसेस कितने हैं? 13। एट्रीब्यूट्स बताओ यहाँ पर। रिया एट्रीब्यूट्स कौन कौन है? अरे एट्रीब्यूट्स के नाम बताओ। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ये छोटे छोटे टेक्निकल इंटरव्यू में फंसाया जा सकता है। आप ये स्क्रीन शेयर ऑन करवा दिया, बोला एमएल आपका कंप्लीट हो रखा है, हाँ बताइए एट्रीब्यूट्स कौन कौन है इसमें। अब एट्रीब्यूट वर्ड ही नहीं क्लियर हो रहे हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट है, तो कौन कौन है? ठीक है। हाँ, पांचवा इंस्टेंस कौन सा है इसमें? पांचवा इंस्टेंस 1 2 3 4 5, ये रहा पांचवा इंस्टेंस। ठीक है, आपका टारगेट वैल्यू कौन सा है? रिया रिया को बता दो टारगेट वैल्यू। ठीक है, फीचर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, वेरी गुड। जेंडर कौन सा डेटा टाइप है? मतलब कौन सा वेरिएबल है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जेंडर? है क्वालिटेटिव। वेरी गुड। क्वालिटेटिव में कौन सा? क्वालिटेटिव भी तो दो थे ना। हाँ, क्वालिटेटिव में कौन सा? बताओ, फंस गए इसमें? कौन सा भाई? ऑर्डिनल कैसे? क्या कोई गारंटी है कि मेल ऊपर है इसमें या फीमेल ऊपर है? फिर क्या कोई रैंकिंग है इसमें? है, कह ही नहीं सकते हम इसे कि कोई ऊपर है कोई नीचे, तो ये नॉमिनल में जाएगा। ठीक है, गुड। एज डेटा, एरिया को बता दो। है क्वांटिटेटिव कौन सा? डिस्क्रीट वाला, वेरी गुड। कंटिन्यूस में क्या था? हाँ, सैलरी कौन सा डेटा टाइप है? डिस्क्रीट है। परचेज, अब यहाँ फंस गए। हाँ, यहाँ फंस गए अब आप। ये पहली बार ऐसा होता है। बताओ क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? ये परचेज, हाँ डिस्क्रीट ही है ना, सबके अकॉर्डिंग डिस्क्रीट है। लेकिन ये डिस्क्रीट नहीं है। अब ये हैरानी की बात है, क्योंकि हमने डिस्क्रीट पढ़ा है जो इंटीजर फॉर्म में होते हैं। लेकिन ध्यान से देखना, जब प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन का हो हमेशा, और आउटपुट हमेशा 0 1 2 3 ऐसा लिखा हो, तो उसे टेक्सचुअल माना जाता है, उसे क्लास माना जाता है। ये जीरो वैल्यू नहीं है, ये जीरो क्लास है। ये वन वैल्यू नहीं है, ये वन क्लास है। और क्लास का मतलब ये टेक्सचुअल डेटा हो गया, तो ये टेक्सचुअल के अंदर माना जाएगा, भले ये दिख क्या रहा है, ये आपका न्यूमेरिकल दिख रहा है, तो टेक्सचुअल में ये किस में माना जाएगा? हाँ, हाँ किस में माना जाएगा ये? तो ये ऑर्डिनल में माना जाएगा।
इसमें रैंकिंग है ना, 0 का मतलब नहीं लिया, हाँ दिख रहा है ना साहब भाई, 0 का मतलब उसने परचेज नहीं किया और 1 का मतलब उसने परचेज किया, तो रिलेशन है इसमें। तो ये इसीलिए रिलेशन है, भले ये न्यूमेरिकल दिख रहा है लेकिन फिर भी ये फॉल किस में करेगा, ये टेक्सचुअल डेटा में फॉल करेगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझ में आया, ठीक है, गुड। एक और, ये डेटा ऑलरेडी आप समझ चुके हो, ठीक है, फिर भी मैं फाइनल क्लैरिटी दे देता हूं। मशीन लर्निंग, ध्यान से देखना, 3 तरीके का डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसपे हम ज्यादातर अभी काम करेंगे, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, जो जो जब भी ऐसा टेबल फॉर्म में दिख जाए उस डेटा को हमेशा क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो क्या डेफिनेशन है इसका स्ट्रक्चर्ड डेटा का, जो डेटा किस फॉर्म में दिख जाए, रो और कॉलम फॉर्म में, तो वो कैसा डेटा होगा, हमेशा स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहाँ लिखा भी हुआ डेटा ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम फॉर्म, वो कैसा होगा, स्ट्रक्चर। चाहे एक्सेल का शीट हो, चाहे सीएसवी हो, चाहे डेटाबेस के अंदर डेटा रखा, वो भी तो टेबल फॉर्म में होता है ना, तो वो कैसा डेटा कहलाएगा। इसीलिए तो इस स्ट्रक्चर डेटा पे जो काम करता है वो एसक्यूएल होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसीलिए बना रहता है इस पे, ठीक है। लेकिन आप सभी फोन चला रहे हैं, फोन में बहुत सारे फोल्डर्स हैं, क्या वो टेबल फॉर्म में है या वो फोल्डर फॉर्म में है। आप इमेज जो स्टोर करते हैं, क्या वो टेबल फॉर्म में इमेज स्टोर होता है कि इमेज नंबर 1 और ये रहा इमेज, इमेज नंबर 2 ये रहा इमेज, ऐसे स्टोर होता है, या कैसे स्टोर होता है, फाइल और फोल्डर फॉर्मेट में होता है ना। तो जो फाइल और फोल्डर फॉर्मेट में होता है उसे कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर का मतलब ये माइंड से बिल्कुल निकाल लेना, अनस्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि फैला हुआ है। अभी तक जो इंग्लिश डेफिनेशन मानी जाती है, अनस्ट्रक्चर मतलब क्या है, कि आप तरीके से नहीं रह रहे हो, आप अनस्ट्रक्चर फॉर्म में बिहेव कर रहे हो, है ना, यही होता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर अनस्ट्रक्चर का क्या मतलब है, कि टेबुलर फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है, टेक्सचुअल फॉर्म में है, इमेजेस फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, फोल्डर के अंदर डेटा रखा हुआ है, फाइल फॉर्म में है। तो पीडीएफ का डेटा, वर्ड का डेटा, इमेज का डेटा, ऑडियो का डेटा, वीडियो का डेटा, ये सब किसके अंदर फॉल हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर। क्लियर है ना, गुड। अब आ जाता है जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड हो और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड ना हो, वो आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड में। और वहीं पर ये आपके कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाइल आ जाते हैं, XML, JSON और HTML भी इनफैक्ट, ठीक है। क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड इसीलिए क्योंकि फाइल भी होती है इसकी, और स्ट्रक्चर्ड इसीलिए क्योंकि इसका यूज करके टेबल बनाया जा सकता है, जेसन का यूज करके टेबल बनाया जा सकता है, XML का यूज करके भी टेबल बनाया जा सकता है। इसीलिए ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है, यानी ये स्ट्रक्चर्ड की तरफ भी जा सकती है और ये अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ जा सकती है, बीच में बैठा हुआ है। तो इसलिए ये कौन सा डेटा कहलाया, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आया। आप ध्यान से समझना, जो मशीन लर्निंग पे बंदा जो काम करता है वो या तो इस डेटा पे काम करता है या इस डेटा पे काम करता है, इस पे नहीं काम करता। इसलिए एग्जांपल उठाया, जो ML इंजीनियर होते हैं जो मशीन लर्निंग पे बस काम करते हैं, या तो वो इस डेटा पे काम करेगा या इस डेटा पे काम करेगा। और ML क्योंकि इस पे काम नहीं कर पाता है, इसीलिए ML का फर्दर एक्सटेंशन क्या होता है, डीप लर्निंग। ये एक्चुअली डीप लर्निंग का टॉपिक होता है। डीप लर्निंग के अंदर ही ये सारी चीजें हम ये सीखते हैं कि फाइल रखा हुआ है, जैसे आप फोटो दिखाते हो ना फोन को, फोन अनलॉक हो जाता है, तो वो आपके फोटो, आपके फेस का फोटो आपके फोन में रखा है ना, फाइल फॉर्म में रखा हुआ है वो, ठीक है। आप स्कैन करते हो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है, तो वो डीप लर्निंग के थ्रू सॉल्व होता है। और डीप लर्निंग, क्योंकि मशीन लर्निंग ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है, इसीलिए इस टाइप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा डेटा, ये कौन सा आपका कॉन्सेप्ट आया, मशीन लर्निंग का एक्सटेंडेड पार्ट, क्या है वो, डीप लर्निंग। और जब ये जो ये काम तीनों करा दे, वही फील्ड आपका AI फील्ड है, ठीक है। वो ML भी सॉल्व करा दे, DL भी सॉल्व करा दे, और आगे किसी भी तरीके के डेटा पे आप काम करो। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डीप लर्निंग के आगे आता है या उसी के अंदर आता है, NLP, हाँ डीप लर्निंग के अंदर ही आता है NLP का पार्ट। जब हम टेक्स्ट पे मूव करें, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट रखा हुआ है, अब मुझे टेक्स्ट से टेक्स्ट का एनालिसिस कराना है कि ये पॉजिटिव टेक्स्ट है या नेगेटिव है। अमेजोन पे रिव्यू है, मुझे ये चेक करना है पॉजिटिव रिव्यू है या फिर ये नेगेटिव रिव्यू है, तो वो किसके अंदर फॉलो करेगा, टेक्स्ट के अंदर, तो अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर, तो वो डीप लर्निंग के अंदर फॉलो होगा। तो NLP हम डीप लर्निंग के अंदर ही सीखते हैं, ठीक है, उसके अंदर ही वो थोड़ा सा क्लैरिटी आता है। ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा, ठीक है। डेटा समझ में आया, गुड। ये समझ में आया कि आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है,
ठीक है, कितने टाइप्स के वेरिएबल हैं, आपका सिंपल और मल्टीपल का डिफरेंस क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक यहां पर मल्टीपल का एक प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, कल हमने पढ़ा था कि जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पे बेस्ड है, ये पढ़ा था। और इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इज इक्वल्स टू m इंटू में x प्लस में c, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, mx प्लस c। अब ये सिंपल लीनियर ये रिग्रेशन है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें एक ही x है। कितना x है? एक x। और मल्टीपल में क्या होता है? मल्टीपल में क्या होते हैं? अरे फीचर ज्यादा होते हैं। तो फीचर ज्यादा हो जाते हैं तो क्या ज्यादा हो जाता है? हाँ, वेरी गुड। क्या ज्यादा हो गए? एक्स आपके ज्यादा हो गए। अरे ज्यादा हो गए ना एक्स। तो उस केस में फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ये फॉर्मूला नहीं काम करता, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। बना इसी के हेल्प से, लेकिन अब ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता है। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक्स के 3 फीचर हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं इधर। ये वाला है ना। कितने फीचर हैं एक्स के? 4 फीचर हैं। ध्यान से समझना क्योंकि अगला आप ही को बताना है। हाँ, x1 क्या है? या ऐसे ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट रुको। ये क्या है? x1 है ना। ये वाला आपका x2 है। ये x3 हो गया आपका, और ये आपका x4 हो गया। क्लियर है? ठीक है। आपको पता है कि हर एक x का एक अपना m है। m का मतलब स्लोप है। और अभी हमने कल जाना था कि ये जो इक्वेशन है, इसे m ना बोल करके इसी m को वेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेट। और वेट यानी W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन चेंज हो जाती है। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना हो करके W इंटू एक्स प्लस सी हो जाती है। क्या हो जाती है? बस कुछ नहीं किया, m की बजाय क्या लिख दिया? पहले m को किस नाम से जानते थे? अब m को m नाम से नहीं, m को किस नाम से जानेंगे? वेट नाम से। और है, नहीं नहीं, सिंपल में भी वही है। ठीक है, सिंपल में इसीलिए m रखा था क्योंकि सिंपल ही समझो। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, तो चीजें जो सीखी हैं उन्हीं के बेस पर से चेंज करेंगे। ठीक है, तो m को m ना बोल करके m को ही क्या बोला जाएगा? चाहे सिंपल हो चाहे मल्टीपल हो, कैसा भी हो, m को ही क्या बोला जाएगा? w। और आगे ये जो c है, c को क्या बोला जाता है? तो सी को सी ना बोल करके सी को ही बी बोला जाएगा। अब क्या बोला जाएगा? बस नाम चेंज कर। आपका नाम आदित्य है, मैंने आपका नाम अजय कर दिया। और रिया आपका नाम मैंने जो है कोमल कर दिया। फिर टेम्परेरी के लिए कोई डाउट तो नहीं, कोई इश्यू है उसमें? नो। तो सेम एज इट इज, अब मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी बन गया ना ये फॉर्मूला वही है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बस m की बजाय w और c की बजाय b आ गया। b को बोला जाता है बायस। क्या बोला जाता है यहाँ पर? बायस बोला जाता है। और c इंटरसेप्ट यानी b बायस, दोनों एक ही बात है। m स्लोप, w वेट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन को हम ऐसे जानेंगे। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लेकिन मैथमेटिशियन यहीं तक चुप नहीं रहे, उन्होंने इसे एक लेवल और टेढ़ा कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा हम बी को जो है हम पहले लिखेंगे। बी को हम क्या लिखेंगे? इससे कुछ फर्क? भाई मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए प्लस बी या y इज इक्वल टू बी प्लस ए, कोई डाउट इसमें? 2 इज इक्वल आपका 5 इज इक्वल टू 2 + 3 या 5 इज इक्वल टू 3 + 2, बात बराबर है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी ना बोल करके b प्लस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, वो यहीं तक चुप नहीं रहे, उन्होंने थोड़ा इसे और चेंज कर दिया और बोला कि अब यही y जो है मेरा कहलाएगा बीटा नॉट, क्या कहलाएगा? प्लस
बीटा 1 या बीटा इंटू एक्स क्या कहलाएगा? हाँ, और ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बना, ये रहा। मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन बीटा, ठीक है। का मैं ही लिख देता हूं, बीटा नॉट इंटू एक्स प्लस करके, ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पर अभी, ठीक है। ये आ गया ना, बीटा 1 है वो, बीटा नहीं है, ठीक है। देखो ये रहा, कहाँ गया भाई फॉर्मूला, ये रहा, ये क्लियर है। वो बीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है वो आपका बीटा 1, ठीक है। और ये क्या है, बीटा नॉट। अब बीटा नॉट क्योंकि यहाँ पर अभी मैं कीबोर्ड में लिख नहीं सकता था, इसीलिए मैंने वर्ड में लिख दिया, लेकिन बीटा नॉट को ऐसे पढ़ा जाता है, ये रहा बीटा और बीटा का नॉट, यानी जीरो जीरो वाला पार्ट, और बीटा 1 और इंटू में एक्स, ये वही फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला है, बट अभी अचानक से ये फॉर्मूला अगर मैं सामने रख देता तो कंफ्यूज हो जाते, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया है। अगर मैं बोलता इक्वेशन ऑफ लाइन को ऐसे भी बोलते हैं तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है, ये कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला कब बन गया। ये वही फॉर्मूला है, बट उसको अलग तरीके से लिखा गया है। और किस तरीके से लिखा गया है ये, y इज इक्वल्स टू, बताओ। हाँ, अब ध्यान से देखना, अरे ये क्या है भाई, खतरनाक है ये। एक काम करते हैं, इसको जो है ना, इसको यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये रहा। और इसको मैं एज अ मार्कडाउन यहाँ पर शो करा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था, वही y इज इक्वल्स टू क्या बन गया, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू एक्स, ठीक है। और यही इक्वेशन ऑफ मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग में यही से इक्वेशन स्टार्ट होता है एक्चुअली में। आगे कितने भी आप फॉर्मूला देखेंगे, वो या तो ये लिखा रहेगा या ये लिखा रहेगा, ठीक है। ये वाला रेयरली देखने को मिलेगा, जबकि बना यही है, इसी से निकला हुआ है वो। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई ध्रुव? ठीक है, ओके। तो हमें ये जो बीटा नॉट है, ये एक्चुअली यही बी बायस है, और ये जो बीटा 1 है ये यही डब्ल्यू है, और ये एक्स ये रहा, और ये रहा वाई का वाई ये रहा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन ये कब है, जब सिंपल है, जब सिंपल लीनियर था। अब जब मल्टीपल हो गया, अब ध्यान से देखना, अभी मल्टीपल हो गया तो अभी हमने जाना कि m को w बोल सकते हैं, b को c को b बोल सकते हैं, लेकिन x अगर एक है तो एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन x अगर एक से ज्यादा हो गया तो ये इक्वेशन चेंज हो जाती है, और ये इक्वेशन बन जाती है कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू w1 इंटू x1, क्योंकि वो जो पहले वाला था y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, क्योंकि एक ही x था इसलिए वो ऐसा था, लेकिन अब x 4 है रिया, तो चारों का खुद का अपना अपना w होगा, और चारों का खुद का अपना वैल्यू होगा। तो y क्या बना, w1 इंटू x1 प्लस w2 इंटू x2 प्लस w3 इंटू x3 प्लस w4 इंटू x4। और b हमेशा एक ही होता है, b कभी 4 नहीं होते, क्योंकि b का मतलब होता है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट का मतलब होता है when all x are 0 b becomes y, ठीक है। जब सारे x 0 होते हैं तो वही b इंटरसेप्ट होता है, यानी x के सारे 0 होने पर y कहां पर कट हो रहा है, वही बायस, बायस यानी इंटरसेप्ट कहलाता है। तो दिया यहाँ पर b1 b2 b3 b4 मत लिख देना, b हमेशा क्या होगा, सिंगल होगा। अब x के अगर मेरे पास 7 फीचर हैं, तो बताओ लैपटॉप का प्राइस, मुझे लैपटॉप प्राइस प्रेडिक्ट का इक्वेशन बनाना है, यानी ये रहा y, तो ये क्या बनेगा, लैपटॉप के 7 फीचर थे ना, तो क्या बनेगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, w1 इंटू x1 से लेकर के दिस 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 दैट प्लस डॉट 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 प्लस w7 इंटू x7 प्लस में b। ये बताइए, ऐसे लिख सकता हूं, अरे लिख सकते हैं ना, क्या है ये इक्वेशन, w1 इंटू x1 प्लस w2 इंटू x2 प्लस ऐसे बीच में और है, और कहां तक है वो,
W7 इंटू X7। क्यों X7 था? क्योंकि X7 लैपटॉप के कितने फीचर्स हमने लिए थे? 7, और उन सब का लास्ट में बी बायस, और ये Y यानी Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैपटॉप के प्राइस को। तो अगर सिंपल लीनियर इक्वेशन है तो ये फॉर्मूला चल रहा होगा, और अगर मल्टीपल लीनियर इक्वेशन है तो ये फॉर्मूला चल रहा होगा। ये क्लियर है? लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन मशीन लर्निंग में इस तरीके से लिखी जाती है, इसका क्या बनेगा जल्दी से बताओ जरा। इसी इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है, क्या बनेगा बताओ भाई रिया। हाँ बीटा नॉट तो रहेगा, तो बीटा नॉट में लिख नहीं सकता, तो यहां पर मैं B0 लिख देता हूं। B0 समझ में आ रहा है ना? B0 मतलब बीटा नॉट, प्लस ऐसे बोल सकता हूं B1 इंटू X1 प्लस B2 इंटू X2 प्लस डॉट 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 B7 इंटू X7। समझ में आया? यही बनेगा किस केस में आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन। ये रहा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन। और आप समझिए जितना ज्यादा फीचर होगा उतना ज्यादा आपके मॉडल पे लोड पड़ेगा प्रिडिक्ट करने का, जितना कम फीचर होगा उतना कम लोड पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए डीप लर्निंग आ जाता है जब ये x बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आप इसे कहां तक ले जाओगे? X7, X8, X9, X10, X100, X200, X1000 अगर पहुंच गया तो ML की हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए जब x बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, when x features increases then it become complicated for ML to solve. that is the reason हम क्या यूज करते हैं फिर? डीप लर्निंग। ऐसे ट्रांजिशन होता है ML से डीप लर्निंग का। अचानक से डीप लर्निंग नहीं आ जाता है, क्योंकि x इतने सारे हो जाते हैं कि मशीन लर्निंग उसे सॉल्व नहीं। अभी कितने x हैं? 7000 हो तो ये कितना बड़ा इक्वेशन बनेगा, और उतने बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने में हालत खराब होगी। तो इसीलिए ML कहता है बस अब आप रहने दो, अब आगे का कंट्रोल किसके पास है? हाँ, ये कुछ वैसा ही है जो चार्टर्ड प्लेन चलाने वाला पायलट आपका चार्टर्ड प्लेन चलाने वाला पायलट जो है आपका कार्गो प्लेन नहीं चला सकता। आप समझ रहे हैं क्या एग्जांपल दिया मैंने? अरे गाड़ी चलाने वाला ट्रेन चला लेगा क्या? स्टेयरिंग ही तो संभालना है, ट्रक ही तो संभालना, हो पाएगा क्या? उसके लिए अलग लाइसेंस बनता है। इट मींस चार्टर्ड प्लेन छोटा प्लेन होता है, कार्गो प्लेन बहुत हैवी प्लेन होता है, दोनों में अलग एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो ML को मैं क्या कह सकता हूँ? एक चार्टर्ड प्लेन। और DL क्या है मेरे लिए? एक कार्गो प्लेन है। ये एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि इसके लिए अलग नॉलेज दोनों की जरूरत है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? एनालिसिस दोनों में है, पायलट को उड़ाना दोनों में आता है। तो यहाँ पर भी डेटा का एनालिसिस दोनों में है जो कि कॉमन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल अभी है। एनर्जी बची है, खत्म हो गई है रिया? चलिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसका जो है नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा करके आओ। पहले ये पूरा रिकैप ले लो। पूरा आज जो 3 दिन का चला, मेरे ख्याल से 5 घंटे हो गए होंगे। ठीक है, पहले पूरा रिकैप ले लो। नेक्स्ट क्लास में हम ML का, क्योंकि सिंपल वाला तो मॉडल बना लिया हमने, हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाएंगे। और ये जितना भी फैक्ट हमने पढ़ा, ये सारा फैक्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अब आगे चीजें और इजी रहेंगी। ठीक है, तो कोशिश करना वो वीडियो 1 बार 2 बार जितना बार देखना पड़े, पूरा एक बार रिकैप हो जाए 5 घंटे का जो भी है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे क्लोज करते हैं।